प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख सुल्तान हुआ है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसका विधिवत राज्यारोहण 1211 ईस्वी में हुआ। उसने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 सदी तक दिल्ली पर शासन किया। वह एक प्रतिभाशाली और अच्छा सेनानायक था, और वह न केवल विजेता बना, उसके साथ साथ उसने प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए। लेकिन हमने जो बात की थी कि मोहम्मद गोरी जो है, उसने भारत में नींव रखी तुर्की साम्राज्य की, और उसने जो रूपरेखा बनाई थी, उसके लिए कुछ काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का उत्तराधिकारी था और जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को संभाला, उसके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कार्य किए गए। लेकिन उसका शासनकाल बहुत अल्प था। तो ऐसी स्थिति में जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो उस समय उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा राज्य था जो बहुत छोटा था, और जिसमें प्रशासन और सैन्य संगठन भी जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और एक ये कह सकते हैं कि सैनिक शिविर के समान था, जिसको शक्ति के बल पर ही नियंत्रित रखा जा सकता था। और जिन राज्यों को ऐबक के द्वारा जीता गया था, वह राज्य निरंतर जो है स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश के सामने न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य कठिनाइयाँ भी थीं, और साथ ही जो है मंगोल जैसे विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर नज़र रखे हुए थे। तो अब हम ये देखेंगे कि इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कैसे इन कठिनाइयों पर विजय हासिल की। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम बात करते हैं विद्रोही तुर्क सरदारों के दमन की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले उन अमीरों की ओर ध्यान दिया जो या तो उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे, और या जो उससे स्वतंत्र हो गए थे। उसने पहले कुतुबी तथा मुइज़ी अमीरों को दिल्ली के पास जूद के युद्ध में हराया। बहुत से अमीर मारे गए, बाकी अमीरों ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार जो है तुर्क सरदारों का जो है नेतृत्व उसे प्राप्त हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यल्दोज के दमन की। यल्दोज जो है गौरी का जो है कथित उत्तराधिकारी अपने को मानता था, और वह कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा के समान ही गौरी के भारतीय साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी रहा। ऐबक की मृत्यु के बाद जो 1210 में हुई थी, यल्दोज ने इल्तुतमिश को एक अधीन सूबेदार के रूप में शासन करने के लिए कहा, तथा खुद को भारत का शासक यानी सुल्तान घोषित कर दिया। मजबूरी में इल्तुतमिश ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था जिसमें वो यल्दोज को जो है अपना जो है शासक जो है नहीं माने, अपनी बराबरी का माने, और उसे जल्द ही ये मौका मिल गया। 1215-16 ईस्वी में उसने यल्दोज को तराइन के मैदान में हरा दिया, और वहाँ से जो है उसे बंदी बनाकर बदायूं ले जाया गया, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश के लिए ये एक दोहरी विजय थी विद्यार्थियों। उसकी सत्ता को चुनौती देने वाले सबसे शक्तिशाली शत्रु का अंत हो गया, साथ ही गजनी से भी पूर्णतः राजनीतिक संबंधों का विच्छेद हो गया। इसके फलस्वरूप दिल्ली का जो है स्वतंत्र अस्तित्व उभर कर सामने आया, क्योंकि यल्दोज जो गजनी का शासक था और वह भारत का भी शासक कह रहा था, तो इससे गजनी और भारत का संबंध जो है स्थापित हो रहा था। लेकिन चूंकि अब यल्दोज को मार दिया गया, तो गजनी और भारत का जो है संबंध जो था वो भी समाप्त हो गया। इसीलिए प्रोफेसर हबीबुल्ला कहते हैं कि इस विजय ने ऐबक का कार्य पूरा कर दिया, दिल्ली की स्वतंत्रता निश्चित हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे प्रतिद्वंदी के पतन की। उसका जो दूसरा प्रतिद्वंदी था वह था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि मोहम्मद गोरी का जो है एक सिपह सालार था, गवर्नर था। सन 1222 ईस्वी में मंगोल जो है सिंध तक आ पहुंचे थे, और 4 वर्ष तक वे कुबाचा के प्रदेशों पर, जो कि सिंध का शासक था, गवर्नर था, उसके प्रदेशों पर आक्रमण करते रहे, जिसके फलस्वरूप कुबाचा की शक्ति जो है कमजोर हो गई। और ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने उसकी दुर्बलता यानी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने कुबाचा के समर्थक खिलजी तथा ख्वारिज्म के शाह को अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद उसने 1228 ईस्वी में 2 सेनाएं उसके खिलाफ भेजी।
एक लाहौर से मुल्तान पर तथा दूसरी दिल्ली से उच्च पर आक्रमण के लिए। इसके परिणाम स्वरूप कुबाचा ने घबराकर सिंध के निचले भाग में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। इल्तुतमिश के सैनिकों ने इस किले पर भयंकर हमला किया तो वह निराश होकर सिंधु नदी में कूद पड़ा। सिंधु नदी का नाम आपने सुना होगा, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जिसके किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसके रूप में आप इसे जानते हैं। तो वह जो है कोई भी रास्ता जब उसको नहीं सूझा तो सिंधु नदी के किनारे भक्कर का किला बना हुआ था और उसने जो है सिंधु नदी में छलांग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस विजय का परिणाम विद्यार्थियों ये निकला कि कुबाचा का संकट हमेशा के लिए दूर हो गया तथा मुल्तान में उच्च जो उसके अधीन राज्य थे, क्षेत्र थे, वह दिल्ली राज्य में मिला लिए गए। सुल्तान की इस विजय से देवल के शासक सिनाबुद्दीन ने भी प्रभावित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही साम्राज्य विस्तार के अलावा इल्तुतमिश को यहाँ से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। चौथा जो उसकी कठिनाई थी जिसमें सफलता हासिल की, वो थी एक बाहरी कठिनाई थी, वह थी मंगोलों की, और उसने मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश को इन आंतरिक खतरों से भी भयंकर खतरे का सामना करना पड़ा और इस वर्ष जो है मंगोल जाति का नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा। चंगेज खां के आक्रमण से भयभीत मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता पाने के लिए उसके दरबार में अपना एक राजनीतिक दूत भेजा। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए दूत का वध करवा दिया और शाह को ये कहलाया कि दिल्ली की गर्म जलवायु उसके अनुकूल नहीं है, यानी कूटनीति का इसमें उसने परिचय लिया। और जब जलालुद्दीन भारत छोड़कर फारस की ओर चला गया और उसी के पीछे पीछे मंगोल भी लौट गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत पर आई एक भीषण आपत्ति को जो है उसने आसानी से टाल दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिमी सुरक्षा की और भी जो है मजबूत कर लिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि यदि इल्तुतमिश ने इससे अलग नीति अपनाई होती, इससे भिन्न नीति अपनाई होती, तो दिल्ली सल्तनत आरंभ में ही नष्ट हो गई होती। यानी अगर उसने दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया होता और जलालुद्दीन मंगबरनी को अपनी राजधानी में शरण दे दी होती, तो मंगोल भी उसके पीछे पीछे जो है दिल्ली आते और तुर्की सल्तनत जो कि अपने शेषावस्था में थी वो वहीं नष्ट हो गई होती। लेकिन उसकी दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण मंगोलों का ये संकट टल गया। इसके बाद हम बात करते हैं राजपूतों के दमन की। सुल्तान जब तुर्की अमीर और सूबेदारों के भय से मुक्त हो गया तो उसने विद्रोही जो है राजपूत राजाओं का दमन शुरू किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंबोर, 1227 ईस्वी में मंडोर तथा 1228 ईस्वी में जालौर के चौहान राजा उदय सिंह को पराजित कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। सन 1232 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मलय वर्मन तथा कालिंजर का राजा त्रिलोक्य वर्मन इल्तुतमिश द्वारा पराजित हुए। इसके बाद उसने 1234-35 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने उज्जैन पर भी आक्रमण किया। यानी विद्यार्थी हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है उसने अपने यहाँ झालावाड़ से भी काफ़ी नज़दीक जो है वह पहुँच गया। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की पुनर्विजय। बंगाल को विद्यार्थियों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही अली मर्दान ने जीत लिया था, लेकिन जो है बंगाल के जो गवर्नर था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और 1225 ईस्वी में जब मंगोलों के भय से इल्तुतमिश मुक्त हो गया तो वो एक विशाल सेना के साथ बिहार की ओर रवाना हुआ। बंगाल के शासक अयाज ने डरकर बिना युद्ध किए ही सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसने पुनः बगावत की विद्रोह किया। तब सुल्तान ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। नासिरुद्दीन की 1229 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। 1230 ईस्वी में बंगाल के खिलाफ फिर अभियान किया गया, बंगाल को फिर जीता गया और इसके बाद उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल को बंगाल और बिहार दो भागों में विभाजित कर दिया। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है विद्यार्थियों, उसको हम जो 26 वर्षीय शासनकाल है उसे 3 भागों में विभाजित
कर सकते हैं। पहला काल जो है 1211 से 1220 ईस्वी तक का, जिसमें उसने अपने विरोधियों का दमन किया। दूसरा काल है 1221 से 1227 ईस्वी तक, जिसमें उसे मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ा। और तीसरा काल है 1228 से 1236 ईस्वी तक, जब वह अपनी व्यक्तिगत और वंशीय सत्ता के संगठन के लिए कार्यरत रहा। यद्यपि उसकी जो शुरुआती आंतरिक और वैदेशिक कठिनाइयाँ बहुत ही कठिन थी, जैसा कि अभी हमने देखा, तथापि उसने अपनी योग्यता और साहस के बल पर उन पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश की विजयों का तत्कालीन परिस्थिति में बहुत ज़्यादा महत्व था। उसने उत्तरी भारत में यानी हिंदुस्तान में तुर्क सल्तनत को संगठित किया। दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से गठित करने का कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। उसने अपने समस्त प्रतिद्वंदियों को हराकर दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च शासक बनने में सफलता हासिल की। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान है वह 1236 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित बामियान पर हुआ, और उसने बामियान पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से वे रवाना हुआ, लेकिन चूंकि वे बीमार हो गया था इसलिए उसने अभियान छोड़ दिया और वह दिल्ली लौट आया, जहां 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के गठन का एक प्रमुख नायक रहा। उसने जो है बहुत सारी सफलताएं हासिल की। उसे जो सिंहासन प्राप्त हुआ था वह कोई जो है फूलों की सेज नहीं था, उसका जो मुकुट था वो कांटों भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी कूटनीति और अपनी सैनिक योग्यता के बल पर, अपनी प्रशासनिक योग्यता के बल पर अपनी सभी समस्याओं का समाधान किया, और एक एक करके जो है उसने अपनी आंतरिक और बाहरी कठिनाइयां समाप्त कर ली। और उसके बाद उसने जो है राज्य के प्रशासनिक गठन, सैन्य जो है नेतृत्व का कार्य उसके द्वारा किया गया। प्रशासन के क्षेत्र में भी उसके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, और साथ ही जो है उसने बहुत सारी प्रणालियां बनाई ताकि भविष्य में उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसके लिए उसका राज्य संगठित रह सके, सुरक्षित रह सके। अगला जो हमारी कक्षा होगी विद्यार्थियों, उसमें हम बात करेंगे इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों की। इल्तुतमिश इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने जो है प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। जो तुर्की सल्तनत अपने शैशव अवस्था में थी उसको जो है उसने मजबूत बनाया। उसकी जो नींव रखी गई थी गौरी के द्वारा, और रूपरेखा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, उस रूपरेखा को लागू करने का कार्य या उसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश जो है एक योग्य सुल्तान था, और हम उसकी जो प्रशासनिक है गतिविधियां, जिसमें एकता प्रणाली का गठन, चालीसा जो मंडल है उसकी जो है लागू करना, उसको बनाना, सिक्कों का प्रचलन, सेना में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में क्या कार्य किए, उसी के साथ साथ जो है एक कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उसके द्वारा जो कार्य किए गए उसकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। कुतुब मीनार का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो उस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश का जो मज़ार है, उसकी जो समाधि है, वह जो है कुतुब मीनार जो कैंपस है परिसर में ही स्थित है। और इल्तुतमिश ने एक इस बात का श्रेय भी दिया जाता है उसे कि उसने अपने जीवित रहते हुए ही, अपने पुत्रों के होते हुए भी, क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि उसके पुत्र जो है इतने योग्य नहीं हैं, तो उसने अपनी पुत्री रज़िया को, जो इतिहास में रज़िया सुल्ताना के नाम से जानी जाती है और दिल्ली की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती है, उसको अपना उत्तराधिकारी चुना। और विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी के शुरुआत की। तो ऐसी स्थिति में लगभग आज से हम 800 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय एक पुत्री को एक राज्य का उत्तराधिकारी बनाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये कार्य किया गया इल्तुतमिश के द्वारा।
तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है ने केवल एक अच्छा विजेता था, एक साथ साथ वो एक अच्छा प्रशासक भी था। धन्यवाद।